एनेस्थीसिया वाली कहानी आपको बताता हूँ। ये एनेस्थीसिया जो है ना, सारे लोग डरते हैं यार कि बेहोशी नहीं चाहिए, बेहोशी। ऑपरेशन करवाने की बात आ जाए तो हमारी पब्लिक तो ऐसे डरती है जैसे ऑपरेशन नहीं होने लगा उनको जेल में क्या फांसी के फंदे पे चढ़ाने लगे। तो ऑपरेशन क्या भी, ऑपरेशन ये होता है कि आपके जिस्म में, शरीर में कोई मसला है और डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑपरेशन करके या सर्जरी करके आपको दे ट्राई एंड मेक यू बेटर। और ऑपरेशन करवाना, सर्जरी करवाना, एनेस्थीसिया लेना इस तरह के मुल्क में जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त इंग्लैंड में, इज़ अ वेरी सेफ थिंग टू डू। मतलब मरने का रिस्क तो बहुत कम है, लेकिन इवन सीरियस कॉम्प्लिकेशन का भी रिस्क बहुत कम होता है। मैं आपको मतलब फॉर एक्सपीरियंस बताऊँ कि ऑन अ नॉर्मल डे व्हेन वी गो टू वर्क, मैं एक ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे वी हैव गॉट 12 और 4 6 कोई 15-18 के करीब हमारे ऑपरेटिंग रूम्स हैं। और कॉम्प्लिकेशन होना इज़ रेयर। मतलब वी एक्सपेक्ट कॉम्प्लिकेशंस, वी प्रिपेयर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, हम उसके लिए तैयारी भी करते हैं, हम उसके लिए सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन सही तरह की जो प्रॉपर कॉम्प्लिकेशन हो जाए दैट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। तो भाई ये डर बना कैसे, डर आया कैसे, खौफ आया कैसे सर्जरी या ऑपरेशन के बारे में? तो इसको एड्रेस मैं करूँगा आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देके। यार देखो, पुराने ज़माने में ना जब एनेस्थीसिया नहीं था, बेहोशी नहीं थी, या कह लो पेन रिलीफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उन ज़मानों में सर्जरी जो थी वो की जाती थी सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग किसी सिचुएशन में हो। ठीक है, किसी की टांग कट गई है और उसका खून निकलता जा रहा है, तो जल्दी से क्विकली सर्जरी करके उसका खून रोका जाएगा, उसकी टांग को हील किया जाएगा और बस चल से चल हो गया उसके बाद। इसी तरह जी कोई तीर खंजर अंदर चला गया, उसको निकालने के लिए जल्दी से जी वो लाते थे थोड़ी सी शराब, वो ऊपर छिड़की, उसको स्टेरलाइज़ किया, थोड़ी सी मरीज़ को दी पीने के लिए, और छुरियाँ लेके कांटे लेके ऑपरेशन हो गया जी। ठीक है, तो क्योंकि उस वक्त एनेस्थीसिया नहीं था, बेहोशी नहीं थी, और उस वक्त बेहोशी क्या, दर्द के लिए भी शराब के अलावा कोई चीज़ थी नहीं उन लोगों के पास। तो देयर वाज अ टैबू विद इट कि भाई सिर्फ उन लोगों का ऑपरेशन होगा जो कि बिल्कुल मरने वाले हैं, या अगर उनका ऑपरेशन ना हुआ तो मर जाएंगे। तो आजकल फिर वो चीज़ जो है हमारे कल्चर्स में कैरी ऑन हुई, उसकी पार्टली जो है ब्लेम इट गोज़ टू डॉक्टर्स, एनेस्थिस्ट जो बेहोशी के डॉक्टर हैं, और पार्टली इट गोज़ टू गवर्नमेंट जिन्होंने अपने पब्लिक की एजुकेशन सही तरह नहीं की, उनको बताया नहीं कि भाई इट्स नॉट दैट बिग अ डील जितनी आपने बना ली है, और ये कि इसके अलावा भी मसले मसाइल चल जाते हैं। तो जब वही बात है कि जब ये मामलात नहीं थे एनेस्थीसिया वाले, तो उस वक्त क्या होता था कि कोई भी छोटी मोटी दवाई दी जाती थी जो ये प्लांट्स वगैरह के एक्सट्रैक्ट से निकलती थी, और उन्हीं में कोई थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक होती थी, थोड़ा सा पेन किलर होता था, और उससे काम चलता था। फिर जी क्या हुआ कि कोई डॉक्टर साहब थे, उन्होंने दरियाफ्त कर लिया ईथर, या ये जो आम आपकी नेल पॉलिश के अंदर यूज़ होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। उन्होंने ये देखा कि भाई ये जब हम सूंघते हैं तो इससे एकदम से बेहोशी आती है। और अभी आपको भी पता होगा कि बहुत सारे पेट्रोल के नशे वाले लोग गलियों में बहुत घूमते हैं, क्योंकि इसमें सेडेशन होती है, जिसको कहा जाता है आपकी नर्व्स को काम करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उन्होंने वो चीज़ जब दी और पेशेंट बेहोश हुआ, तो जो सर्जन्स थे बड़े खुश कि भाई मरीज़ बेहोश है, चीखे नहीं मार रहा, हाथ पैर नहीं चला रहा, उसको पकड़ना नहीं पड़ रहा, और हम आराम से जी बैठ के सुकून से छुरी मारते और जो काम करना करते हैं, और फिर वो टांके लेके टांके लगाते हैं, और कोई बहुत बड़ा रौला नहीं हो रहा, और मरीज़ भी बच गया है एंड कंफर्टेबल भी है, और आराम से ऑपरेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद इमेजिन करें कि एक ऐसा बंदा जिसको दर्द हो रही है और आपने उसको बेहोश भी नहीं किया, अगर आप उसकी टांग काटना शुरू हो जाएं या आप उसके पेट में चीरा लगा दें, तो होगा क्या कि वो हाथ पैर मारेगा, तो लोग चाहिए होते थे उसको पकड़ने के लिए, या वो चीखे मारेगा, धाड़ेगा, और हिलना जुलना इतना होता था कि
भाई सर्जन ने काम करना है तो उसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए, और वो फिर क्या करते हैं जल्दी जल्दी ये थोड़ा मारा, टांग तोड़ी, टांग काटी, और जल्दी जल्दी जो है ब्लीडिंग रोक के उसको लपेट दिया कपड़ों में, उससे फिर वो बाद में इन्फेक्शन वगैरह होनी और सब कुछ होना। तो हुआ ये कि अब जी ये एक नई चीज़ आ गई, उन्होंने देखा कि भाई इससे तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। लेकिन फिर क्या हो गया कि इसकी वजह से फेफड़ों का मसला शुरू हो गया। लोग जो वो सूंघते थे जब फेफड़ों में जाता है, आपको पता है पेट्रोल के नशे भी जो लोग करते हैं उनको भी फेफड़ों में मसला हो जाता है। तो एक और चीज़ आई जी, क्लोरोफॉर्म भी आम काफ़ी देर तक चली, उसको फिर उन्होंने यूज़ किया तो पता चला कि जी उससे तो जी जिगर का डैमेज भी होता है और लोग मरना शुरू हो गए फिर ऑपरेटिंग टेबल पे। तो ये एक और फिर फटीग आ गई, उनको पता चला कि भाई अब तो लोग मर रहे हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के लिए जाते हैं और लोग मर जाते हैं। तो वो क्लोरोफॉर्म की वजह से हो रहा था, और क्लोरोफॉर्म के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से हो रहा था। फिर उन्होंने क्लोरोफॉर्म यूज़ करना छोड़ दी। फिर क्या हुआ कि विद टाइम थोड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की दवाइयाँ आना शुरू हुई, जिनको बजाय इसके कि आप उनको सुंघाएं, आप उनको खून की नालियों में डालना शुरू हुए। और क्योंकि दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग थी तो उससे ये होता था कि मरीज़ सांस लेना छोड़ देता था। अब मरीज़ ने क्योंकि सांस लेना छोड़ दिया है तो यू नीड समथिंग, भाई अब तो आपको वेंटिलेटर चाहिए। तो जब तक वेंटिलेटर नहीं बना तो वो दवाइयाँ यूज़ नहीं हो सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वेंटिलेशन की और वेंटिलेशन वाली ट्यूब डालने की टेक्निक डेवलप हो गई तो फिर स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ यूज़ करना शुरू की गई। और स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, जितनी आप स्ट्रॉन्ग दवाई यूज़ करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, क्योंकि जब बेहोशी वाली जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ये बेहोशी तो देती हैं, लेकिन ये आपके जैसे मैंने कहा ब्रीदिंग रुकवा देती हैं, आपके हार्ट को रुकवा सकती हैं, और बाकी ऑर्गन सिस्टम्स में भी इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। खैर मैंने कहा आपको एक पुराना ऑपरेटिंग थिएटर दिखाया, इसको ऑपरेशन थिएटर क्यों कहते हैं? ऑपरेशन थिएटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि थिएटर में एक सेंटर में टेबल लगा होता था और उसके इर्द गिर्द वही सर्जरी हो रही, और साथ ना बहुत सारी वो लंबी सी सीढ़ियाँ जिस तरह लेक्चर थिएटर में होती हैं उस तरह लगाई जाती थी, और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ के पूरा ऑपरेशन देखते थे, क्योंकि ऑपरेशन या सर्जरी इतनी कॉमनली होती ही नहीं थी कि इतने सारे लोग उसको देख सकें। फिर विद टाइम क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वी चेंज टू द मॉडर्न ऑपरेटिंग थिएटर, और उसमें भी ये था कि जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि स्टेरिलिटी का या चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने का उस तरह का रिवाज नहीं था। तो लोगों के हाथ अभी भी नंगे हैं और बस सर पे दुपट्टा बांध के ऑपरेशन करते थे। सर पे दुपट्टा इसलिए बांधते हैं, सर पे कैप इसलिए लेते हैं ताकि बाल शाल जब मरीज़ का जिस्म खोला हो तो उसके अंदर ना गिर जाए। ठीक हो गया। तो मैंने कहा आपको ये तस्वीरें दिखाऊं कि आई फाउंड देम रियली इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा मज़ा आया इनको देख के। तो खैर, तो ऑपरेशन थिएटर में फिर यही होता है कि सर्जन जो है वो सर्जरी करता है और हम लोग जो हैं हम बैठ के उसको एसेस करते हैं, मरीज़ को देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितनी भी दवाइयाँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। शुरू में क्योंकि दवाइयाँ और टेक्निक्स उस तरह की नहीं थी तो हम साथ पैरालिसिस भी देते। हमसे मेरी मुराद बेहोशी वाले डॉक्टर जो थे वो क्या करते थे कि आपको पैरालाइज कर देते थे, आपको पूरा मफलूज कर देते थे ताकि आप हिले ना, आप खांसी ना करें, ये ताकि सर्जन आराम से जो उसने ऑपरेशन करना है वो कर सके। और कुछ दफ़ा तो इस तरह हुआ कि कुछ लोग वो जो पैरालिसिस वाली दवाई थी उसको रिएक्ट करते थे और जी ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, उन्होंने अपना वही जो इंजेक्शन थे वो बंद कर दिए हैं और वो बेहोशी वाली कोई दवाई जा नहीं रही, लेकिन जो मरीज़ है ना वो अभी तक पैरालाइज्ड है। और क्योंकि पता नहीं था कि भाई पैरालिसिस ख़त्म नहीं हुआ तो वो समझते थे कि ये तो भाई साहब मर गए, वो जी उसको ऑक्सीजन देना छोड़ दी, सब कुछ देना छोड़ दिया और फिर डेथ हो जाती थी। तो दैट वाज अनदर रीज़न, क्योंकि हम इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी डेंजरस दवाइयों से उस वक्त खेल रहे थे और नॉलेज था नहीं। क्योंकि देखो यार, आप अगर नॉलेज के बगैर काम करोगे ना तो यू विल थिंक, वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके एक्शन की वजह से कोई मरीज़ मर रहा है तो आप समझो कि आप तो बहुत बड़ी फेवर कर रहे हैं। जिस तरह मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स जो गंदे टेस्ट गंदी दवाइयाँ लिख के मरीज़ों को दे रहे होते हैं वो तो समझते यही हैं कि हम बहुत बड़ी फेवर कर रहे हैं अपने मरीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ है कि भाई हमारी इंटेंशन कोई नहीं है, ना हम कोई इस तरह की बात कर रहे हैं या कोई इस तरह का हम इक़दाम ले रहे हैं जिससे मरीज़ को नुकसान हो। हमारी इंटेंशन तो यही है ना कि हम उसको बेहतर कर रहे हैं।
तो हाँ वो फिर वो सब कुछ चलता है और कई दफ़ा इट कैन लीड टू डिज़ास्टर। लेकिन क्योंकि यू आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट कि भाई जो दवाई आपने उसको लिख के दी है उसकी वजह से उसको रिएक्शन हो गया या उसको एलर्जी थी उससे और उसकी वजह से मरीज़ मर गया, अगर आपको पता ही नहीं है कि इस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं और आप वो लिखी जा रहे हैं तो कसूर तो आपका भी है। लेकिन आप अनजाने में लोगों को मार सकते हैं इस तरह, तो आपको डॉक्टर तो नहीं होना चाहिए। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता एनेस्थीसिया बेहतर होता गया और जैसे मैं कहूँ कि भाई बेहतर होता गया तो बेहतर होने से मेरी मुराद ये है कि नई टेक्निक्स आ गई, नए मेथड्स आ गए और अब तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप लोग हैरान हो गए कि जो बेहोशी अक्सर जो हम लोग सर्जरीज या जराही करवाते हैं उसमें तो बेहोशी एक स्मॉल कंपोनेंट शायद कभी होता भी नहीं। कई दफ़ा तो हम बड़ी बड़ी सर्जरीज जो हैं वो अवेक कराते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक मरीज़ खातून थी, उनको बच्चेदानी का कैंसर था और उनका वो बच्चेदानी उनकी रिमूव की गई और मैंने वो पूरा का पूरा ऑपरेशन बेहोशी के बगैर करवाया। हाँ यहाँ के मरीज़ खुद बेहोशी डिमांड करते हैं, उनको पता है कि भाई बेहोशी इतनी सेफ़ है कि उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ के जो मरीज़ होते हैं दे एक्चुअली आस्क फॉर इट, कहते हैं कि भाई हमें बेहोशी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतनी देर जो हमने जाग के थिएटर की खिचकिच सुननी है, लोगों की वो जो औजार हैं उनकी एक्शन देखने हैं, मशीनें बोल रही होती हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, उसको सुनने से बेहतर है कि आई जस्ट गो टू स्लीप। तो वो खातून जो थी उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ी सी बेहोशी दे, मैंने कहा तो आपको हम सेडेट करेंगे, आप आराम से सोएंगी। और वो उस पूरे ऑपरेशन में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा नैप लिया और इस तरह नहीं था कि वो बेहोश थी, मैं उनको उठाता था, वो उठती थी, मुझसे बातचीत करती थी और फिर सो जाती थी। तो इस तरह के मेथड्स आ गए और कई प्रोसीजर्स हैं अब अवेक होते हैं। आपने देखा होगा आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपके दांत शान निकालते हैं, आपको बस थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और उससे आप नम हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग उंगलियां कटी हुई टूटी हुई हमारे पास आती हैं, उनका ऑपरेशन होता है, उसमें ही लोकल एनेस्थीसिया हाथ के अंदर देते हैं और उससे पूरा का पूरा ऑपरेशन हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आपने ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए बेहोशी लाजमी है, या ये कि बेहोशी बहुत ख़तरनाक है। हाँ अगर हम यही समझते रहेंगे तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे। और मैंने देखा कई लोग अपने ऑपरेशन इसी वजह से डिले कराते हैं क्योंकि उनका वो कॉन्सेप्ट बना ही नहीं होता कि भाई बेहोशी से बंदा नहीं मरता, आपकी डॉक्टर्स की गफलत की वजह से शायद बंदा मर जाए, लेकिन सिर्फ बेहोशी की वजह से जो है ना बंदे नहीं मरते। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा बल्कि हम लोग तो नर्व ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, उसमें तो ये होता है कि हम अल्ट्रासाउंड लेते हैं। बल्कि मेरे पास एक तस्वीर पड़ी है, वो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड लेते हैं और अल्ट्रासाउंड लेके एक सुई के ज़रिए जो है आपकी नर्व्स होती हैं ये आपके जिस्म के मेन हिस्सों से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बाजुओं की बात करें तो यहाँ से गर्दन से नर्व्स आपके बाजू की तरफ जाती हैं। तो जो मैं आपको दिखा रहा था तस्वीर, उसमें यही है कि इस गर्दन के पास से जो है नर्व को ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अंदर जाते हैं, अंदर जाके एक नीडल के ज़रिए वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया डाल देते हैं। पूरा का पूरा बाजू जो है उसके बाद सो जाता है थोड़ी देर के लिए और बाय द टाइम एवरीथिंग वेयर्स ऑफ आपका ऑपरेशन हो चुका होता है, आपको पता भी नहीं चलता। और ना सिर्फ आपका ऑपरेशन हो जाता है बल्कि आपको इतना ज़बरदस्त किस्म का पेन रिलीफ मिलता है कि आपको बाद में ऑपरेशन के बाद भी कोई दर्द नहीं होती। और कई दफ़ा तो मैंने देखा कि 3-5 दिन तक इट हैज़ अफेक्ट और लोग बड़े ज़बरदस्त बहुत खुश होते हैं भाई कि आपने तो बगैर बेहोशी के क्या इतना ज़बरदस्त मुझे कोई एनेस्थीसिया दिया कि मुझे पेन हुई नहीं, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो सिजेरियन सेक्शन में आपने देखा होगा जो बड़ा ऑपरेशन होता है बच्चों के लिए, उसमें ये स्पाइनल या एपिड्यूरल का रिवाज पाकिस्तान में तो खैर इतना नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि क्योंकि यार बेहोशी वाली दवाई जब माँ को दोगे तो बच्चे में भी जाएगी, तो बच्चा जब पैदा होता है तो बेहोशी वाली दवाई के साथ तो वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी होता है, उसको ट्यूब शूट डालनी पड़ जाती है, उसको आईसीयू में रखना पड़ जाता है। तो क्योंकि हम स्पाइनल या एपिड्यूरल में करवाते हैं, कोई दवाई जाती नहीं है बच्चे तक और दवाई वहाँ पे ही लोकल रहती है। और लोकल रहने की वजह से फिर ये होता है कि एक तो ये कि माँ इज़ अवेक, बच्चा पैदा हुआ फ़ौरन माँ के हवाले कर दी,
और माँ ने उसको दूध शूध पिलाया, और वो जो इनिशियल पीरियड होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है बच्चे के लिए, और उससे बल्कि कहा जाता है कई ज़्यादा बीमारियाँ बच जाती हैं बच्चों में। और उससे फिर ये होता है कि ओवरऑल आउटकम जो है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया बहुत आगे चला गया है, और एनेस्थीसिया पाकिस्तान का तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में जो है ना, एनेस्थीसिया हैज़ ट्रैवल्ड माइल्स। और इसकी वजह से क्या हो गया कि अब अक्सर हमारे यहाँ जो ऑपरेशन होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि 1 दिन 2 दिन पहले ला के मरीज़ को लेटाया गया। इवन जो आपके खाने की नाली है, बाउल्स में, ये जो बड़े बड़े आंतों के ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े चेस्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें ऑन द डे ऑफ सर्जरी हम बुलाते हैं सुबह सुबह। मरीज़ आता है अपने घर से, भाई रिलैक्स इन्वायरमेंट में पूरी रात रह के आया, अपने सुकून से अपनी नींद अपने बिस्तर में पूरी करके, क्योंकि जो लोग अस्पताल में आते हैं उनको नींद ही नहीं आती भाई, 1-1 2-2 दिन तो वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर क्या होता है जी, फिर हम उनको पहले देखते हैं, और मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि दर्द के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप उस दर्द होने से पहले उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं। तो कुछ तो मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही पैरासिटामोल ब्रूफेन की दवाइयाँ की गोलियाँ दे आते हैं, ताकि पेन रिलीफ इज़ विद इन देयर सिस्टम जब हम स्टार्ट करें। फिर जो ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें तो हम खुले आम मतलब सही लग के जो हैं ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे पेन ना हो। और जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो उसको एक मरीज़ को रिकवरी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, इसको पाकू कहते हैं, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट का भी नाम दिया जाता है। और वहाँ पे नर्सें जो हैं वो ट्रेंड होती हैं देखने के लिए कि एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट्स जो हैं एक मरीज़ के ख़त्म हुए हैं कि नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो वार्ड में नहीं भेजेंगे या घर नहीं भेजेंगे, अगर हो गए तो पेशेंट विल मूव ऑन, वो या तो वार्ड में चला जाएगा या वो घर चला जाएगा। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी कॉमन प्रैक्टिस है कि मरीज़ कोशिश की जाती है कि मरीज़ को जल्दी से जल्दी घर भेजा जाए, और उसकी मल्टीपल रीज़न, ये नहीं कि उसे जान छुड़ानी। भाई देखो पाकिस्तान में जो है ना, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको अपने अस्पताल में रखते हैं कि 2 दिन रुकें, 3 दिन रुकें, 6 दिन रुकें। उनके जेब में क्या होता है, उनके जेब में होता है कि जितने दिन रुकेंगे उतने पैसे हमारी जेब में, हम और टेस्ट कराएंगे और इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, पैसा जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो इस बंदे को। यहाँ पे जो है ना सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ये होता है कि आप रोको ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड, और जितना जल्दी हो सके आप मरीज़ को अस्पताल से निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, उसमें पता ये चला है कि अगर आप टाइमली मरीज़ को अस्पताल से घर भेज देते हो तो चांस ऑफ गेटिंग कॉम्प्लिकेशंस डिक्रीजेस। क्योंकि अस्पताल में आप जब आप जाते हो वार्ड में तो वहाँ पे ना कोई वॉक करने की जगह है, ना चलने फिरने की जगह है। घर में आप जाओगे, आप उठोगे, किचन में जाओगे, आप टॉयलेट जाओगे खुद से, और शायद अपना कोई गार्डन शार्डन है तो उसमें थोड़े से 1-2 चक्कर लगा लो, और उससे क्या होता है कि आपके कॉम्प्लिकेशन रेट जो होता है कम हो जाता है, आप जल्दी जल्दी चलते हो, जल्दी बैक टू नॉर्मल फंक्शन आते हो, आपको दर्द वगैरह कम होती है। और अगर दर्द वगैरह का मसला हो भी तो यहाँ पे देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट नर्सेज का सिस्टम होता है। डिस्ट्रिक्ट नर्सेज क्या है? वो नर्सेज होती हैं जो कम्युनिटी में घूमती हैं, और उनका जो है काम ये होता है कि दे मेक श्योर कि मरीज़ को दवाइयाँ दी गई हैं, या एडुकेट अमाउंट में नंबर 1 तो दवाइयाँ दी गई हैं, और अगर दी गई हैं तो मरीज़ वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है। ठीक हो गया? तो वो जो ये चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा वो ये भी देखती हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही ऑपरेशन की। उसके अलावा ये भी देखती हैं कि कोई मज़ीद दवाई चाहिए है तो हॉस्पिटल में फ़ोन करेंगी और वो दवाइयाँ उस तरह की आपको लिखवा के दे देंगी। तो देयर आर बिग हेल्प फॉर पीपल। और घर में ये होता है कि यहाँ पे फिर जीपीज़ होते हैं, जीपीज़ के पास जी जैसे ही आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है एक लेटर चला जाता है, उसमें लिखा होता है ये ऑपरेशन हुआ है, ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ हम रिकमेंड करते हैं, आप आगे ये दवाइयाँ इनको देते रहें इतने अरसे के लिए, इतने अरसे बाद इनको हमने दोबारा हमारे पास भेजना है अपॉइंटमेंट, या दोबारा अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि सारा का सारा सिस्टम इतना चेंज हो गया है और सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गई हैं, इस वजह से यहाँ के लोगों का तो माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे तो लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके डिमांड करते हैं कि यार हमने ऑपरेशन करवाना है, और डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करते हैं। और ये नहीं होता कि उनकी डिमांड पे ऑपरेशन हो रहा है, होता ये कि उनको वाकई में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और उनको ऑपरेशन ऑफर किया जाता है और वो करवाते हैं। पाकिस्तान में आई गॉट वेरी फेयर एग्जाम्पल्स। मेरे अपने वालिद साहब, इवन जब उनका कैंसर डायग्नोज हो गया, इवन देन ही वाज रेजिस्टेंट कि भाई मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैंने ऑपरेशन नहीं। हालांकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर एंड आई एम अ डॉक्टर। तो आप खुद सोचो कि एक डॉक्टर की फैमिली
जिसमें खुद इतने डॉक्टर मौजूद हैं, इवन दैट पर्सन इज़ रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट और द एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। और हमारे कई सारे जान पहचान वाले लोग दे आर रेजिस्टेंट टू दैट इफेक्ट, और इवन मेरी उनसे बातचीत होती है, आई हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस देम। उसकी रीज़न ये है कि अवेयरनेस नहीं है और लोगों को इस चीज़ का शऊर नहीं है कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपके घुटने काम नहीं कर रहे, अगर आप उसकी वजह से बिल्कुल ही एक कुर्सी पे रह गए हो, तो होगा क्या कि आप अगर बिल्कुल कुर्सी बैठे रहोगे, आप अपने घुटनों के मसल्स नहीं यूज़ करोगे तो मसल्स और वीक हो जाएंगे। अगर आप इस तरह 2-3 ईंटों को वैसे ही खड़ा कर दो विदाउट एनी सीमेंट, तो गिर जाएंगी हल्की सी हवा से, या चलो हल्की सी चोट से। लेकिन अगर आप उन्हीं के इर्द गिर्द सीमेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके घुटनों के अच्छे मसल्स हैं, आप चल फिर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो आपके घुटनों के ऊपर स्ट्रेस कम होता है। तो ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती, और वो क्या करते हैं जी, बैठे हुए हैं, बजाय इसके घुटनों का ऑपरेशन करवाएं, वो बैठे रहेंगे, और एट द एंड फिर ये होता है कि इट बिकम्स अनट्रीटेबल। और जब वो अनट्रीटेबल हो जाता है, फिर उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि फिर कोई उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। एंड देन पीपल थिंक कि यार अब क्या करें, हम क्या करें, तो ये क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस वजह से यू गेट व्हाट यू पे फॉर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इवन इफ़ यू पे अ लॉट, मैंने देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स में, शिफा खान हो गया, कायद आज़म हो गया, ऑल ऑफ दी सेटअप्स जिनके बहुत सारे नाम सुने हैं पाकिस्तान, अब तो मतलब और ये बिज़नेस बन गया ना हेल्थ केयर, तो इस तरह की और बड़ी चीज़ें आ गई हैं। तो वो सब भी साथ साथ चल रहा है और लोग पैसे दे भी रहे हैं, उसके बावजूद मैल ट्रीटमेंट हो रहा है, मैल प्रैक्टिस चल रही है। पहली बात तो ये है कि जब आप मेरी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डॉक्टर तो वो है ना सबसे पहले आपको ड्रिप लगाता है, ठीक है। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बजाय इसके कि वो आपसे बैठ के आपकी बात सुने, वो क्या करता है, वो 4 जल्दी से सवाल पूछता है, 4 जल्दी से टेस्ट लिखता है, 4 जल्दी से दवाइयाँ लिखता है, आपको कहता है कि अब दोबारा आ जाना। फिर आप दोबारा जाते हैं, दोबारा पैसे देते हैं, और ये साइकिल चलता है। हालांकि होता ये है कि मैं मेडिकल स्कूल का एक रूल है कि जब तक आप किसी की हिस्ट्री नहीं लेंगे, जब तक आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझने की सही तरह कोशिश नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट यू डू, इट्स गोना एंड इन ट्रबल।